डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे अधिमान्य विवाह और विवाह के भेदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिमान्य विवाह, प्रेफरेंशियल मैरिज। आदिम जनजातियों में विवाह की अनेक प्रणालियाँ प्रचलित रही है। विवाह से दो व्यक्तियों के बीच ही संबंध स्थापित नहीं होता, बल्कि दो परिवार भी जुड़ते हैं और दोनों परिवार एक दूसरे के प्रति अनेक अवसरों पर अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वाह करते हैं। विवाह दोनों परिवारों में अनेक नए रिश्तों को भी जन्म देता है और ये रिश्ते एक दूसरे पर कुछ अधिकार एवं दायित्व भी डालते हैं, जिन्हें निभाना दोनों परिवारों के सदस्यों का कर्तव्य माना जाता है। उदाहरण के लिए, ट्रोबियांडा द्वीप के लोगों में भाई का यह कर्तव्य है कि वह वर्ष में एक बार बहन के पति को फसल में से कुछ हिस्सा भेंट करें। हिंदुओं में बहन के पुत्र या पुत्री के विवाह के अवसर पर भाई उनके व उसके परिवार के लिए वस्त्र, आभूषण एवं नगद पैसा दे, जिसे भात बढ़ना कहा जाता है अपने। इसी प्रकार से इन दो परिवारों में जीवन साथी चुनने से संबंधित कुछ वरीयताएं भी पाई जाती है। इनके अनुसार एक व्यक्ति का विवाह एक विशिष्ट संबंधी से होना अधिक पसंद किया जाता है। जब विवाह साथी का चुनाव करते समय एक वर्ग विशेष को ही दूसरे की तुलना में वरीयता या प्राथमिकता दी जाती है, तो ऐसे विवाह को हम अधिमान्य विवाह के नाम से जानते हैं। लूसी मेयर ने इसे परिभाषित करते हुए बताया है, यदि वांछनीय हो कि कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करे, तो उसे अधिमान्य विवाह कहते हैं। हम यहाँ पे अधिमान्य विवाह के कुछ रूपों का, जैसे सलिंग सहोदरज विवाह, विलिंग सहोदरज विवाह, देवर विवाह, शाली विवाह आदि का उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले है सलिंग सहोदरज विवाह। इसे चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। ऐसे विवाह में एक ही लिंग के सहोदरों की संतानों में विवाह होता है, जैसे मेल मेल या फीमेल फीमेल, है ना। जैसे दो बहनों या दो भाइयों के लड़के लड़कियां जब आपस में विवाह करते हैं, तो उसे क्रम से मौसेरे भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों का विवाह कहते हैं। मुसलमानों में दोनों ही प्रकार के विवाह प्रचलित है। अरब की खानाबदोश जनजाति बेडोइन में दो भाइयों के लड़के लड़कियां परस्पर विवाह करते हैं, क्योंकि यह जनजाति ऊँट पालन का कार्य करती है। अतः इस कार्य के लिए तथा शत्रुओं से रक्षा के लिए समूह में एकता होना जरूरी है। अतः परिवार या समूह के सभी सदस्य संगठन एवं एकता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का विवाह करते हैं। दूसरा है विलिंग सहोदरज विवाह, क्रॉस कजिन मैरिज। इसे हम ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। ऐसे विवाह विलिंग सहोदरजों की संतानों में होते हैं। यदि पुरुष अपने मामा की लड़की से विवाह करता है, तो उसे मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह कहेंगे। और यदि वह अपनी बुआ की लड़की से विवाह करता है, तो उसे पितृपक्षीय सहोदरज विवाह कहेंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता की लड़की से विवाह करने का पूरा अधिकार था। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की करिएरा जनजाति में तथा फिजी द्वीप में भी इस प्रकार के विवाह प्रचलित थे।
ऐसे विवाहों में आयु संबंधी कोई महत्वपूर्ण प्रतिबंध नहीं होता। अतः कभी कभी वर व वधू में 20 वर्ष तक अंतर देखने को मिलता है। गोंड लोग ऐसे विवाह को दूध लौटवा कहते हैं, क्योंकि जिस परिवार से पत्नी के रूप में लड़की ली थी उस परिवार को पुनः पत्नी के भाई के पुत्र यानी भांजे को पत्नी देकर, अर्थात माता के लड़के को फूफा की लड़की देकर पुनः दूध लौटाया जाता है। इस प्रकार के विवाह मैत्री संबंधों के द्योतक होते हैं। श्रीमती इरावती कर्वे ने दक्षिण भारत में कुछ ब्राह्मणों एवं जनजातियों में मामा भांजी विवाह की प्रथा का भी उल्लेख किया है। एक पुरुष वहाँ विवाह में अपनी बड़ी बहन की लड़की को प्राथमिकता देता है, परंतु अपनी छोटी बहन की लड़की से विवाह नहीं करता। अब तीसरा जो है देवर विवाह। कुछ जनजातियों में यह प्रथा है कि एक स्त्री विधवा होने पर अपने पति के भाई से विवाह करती है। इसे हम देवर विवाह कहते हैं। अंग्रेजी का लेविरेट शब्द लैटिन भाषा के लेवियर से बना है, जिसका अर्थ है पति का भाई। हिंदी में देवर शब्द का अर्थ है दूसरा पति। प्राचीन भारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मृत बड़े भाई की पत्नी अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर लिया करती थी। देवर विवाह को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, पति के बड़े भाई अर्थात जेठ से विवाह, जिसमें छोटे भाई की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी से बड़ा भाई विवाह कर लेता है। द्वितीय, पति के छोटे भाई से विवाह, जिसमें छोटा भाई अपने बड़े भाई की मृत्यु पर उसकी पत्नी अर्थात अपनी भाभी से विवाह करता है। रामायण काल में रावण की मृत्यु होने पर उसके छोटे भाई विभीषण ने उसकी पत्नी से विवाह किया था। इसी तरह से बाली की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नी तारा से बाली के छोटे भाई सुग्रीव ने विवाह किया था। कई पितृवंशीय समाजों में एक व्यक्ति का उत्तराधिकारी उसके बाद वाला भाई होता है। तीसरा जो है वो है साली विवाह, नहीं चौथा है इसमें क्रम में सोरोरेट कहते हैं इसको इंग्लिश में। ऐसे विवाह में एक पुरुष अपनी पत्नी की बहन या बहनों से विवाह करता है। यह भी दो प्रकार का है। प्रथम, सीमित साली विवाह, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद ही या कभी कभी उसके संतान न होने पर उसकी मौजूदगी में भी उसकी दूसरी बहन से विवाह करता है। इसे कहते हैं सीमित साली विवाह। समकालीन साली विवाह, जिसमें एक पुरुष एक परिवार की सबसे बड़ी लड़की से विवाह करता है और उसकी सभी छोटी बहनें स्वतः ही उसकी पत्नियां बन जाती है। इसे कहते हैं समकालीन साली विवाह। डॉक्टर दुबे साली विवाह के 3 अर्थ बताते हैं। पहला, एक व्यक्ति का अपनी युवा होने वाली सालियों से विवाह करने का प्राथमिक अधिकार। दूसरा, व्यक्ति का अपनी पत्नी से संतुष्ट न होने पर पत्नी की बहन से विवाह करने का अधिकार। और तीसरा, प्रथम पत्नी की मृत्यु पर उसकी बहन से विवाह करने का अधिकार। पहले 2 रूप बहुपत्नी प्रथा के ही उदाहरण हैं। यह प्रथा उन जनजातियों में प्रचलित है जिनमें वधू मूल्य की मात्रा अधिक है। एक स्त्री की मृत्यु होने पर उसके पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे या तो उस व्यक्ति को दूसरी पत्नी देने का प्रबंध करें या वधू मूल्य लौटा दें। कभी कभी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए भी यदि उसकी कोई संतान नहीं होती है तो एक निश्चित समय के बाद पत्नी के पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी किसी पुत्री से उसका विवाह कर दें, क्योंकि इसके अभाव में दामाद का वंश नहीं चल पाएगा। अब आते हैं अपन विवाह के भेद के बारे में। विवाह में सम्मिलित होने वाले वर और वधू की संख्या के आधार पर विवाह के
प्रमुख दो वेद हैं, एक विवाह और बहुविवाह। बहुविवाह के तीन वेद हैं, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह एवं समूह विवाह। तो अपने यहाँ पे जो बेसिक जान रहे हैं वो बहुविवाह के वेद ही जान रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक विवाह, फिर बहुविवाह देख लेंगे। एक विवाह के बारे में तो वैसे आप अच्छी तरह जानते ही हो कि जब एक समय में एक व्यक्ति एक स्त्री से विवाह करे उसे एक विवाह कहा जाता है। कुछ लोग एक पत्नी की मृत्यु हो जाने या तलाक हो जाने पर भी दूसरी स्त्री से विवाह न करने को वास्तविक एक विवाह मानते हैं। मतलब भाई जैसे कि एक बार शादी कर ली, उसके बाद यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तलाक भी ले लेते हैं, तो उसके बाद भी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करते, तो उसको कहते हैं एक विवाह। जहाँ स्त्री और पुरुषों की संख्या करीब करीब समान होती है वहाँ साधारणतः एक विवाह का प्रचलन होता है, यद्यपि ऐसा सदैव आवश्यक नहीं है। अब आते हैं बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा बहुविवाह का एक रूप है। बहुविवाह से तात्पर्य एक व्यक्ति का अनेक साथियों से एक ही समय में विवाह होना, यानी कि एक समय में ही एक व्यक्ति का एक से अधिक साथियों से विवाह। डॉक्टर रिवर्स ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह संबंध बहुपति विवाह कहलाता है। तो अपने भारत में भी तिब्बत, देहरादून, जौनसार, बाबर परगना तथा शिमला की पहाड़ियों, टिहरी गढ़वाल में रहने वाले खस राजपूतों, नीलगिरी की पहाड़ियों में बसने वाले टोडा एवं कोटा लोगों, तमिलनाडु के इरावा, मालाबार के नायरों आदि में भी बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। ऐसे ही विश्व की कई जनजातियों में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित है। बहुविवाह के दो रूप हैं। एक वह है जिसमें एक स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं, यानी कि जैसे महाभारत में देखने को मिलता है ना पांडवों का, वैसे यह प्रथा तिब्बत में प्रचलित है अभी भी, जिसमें एक स्त्री होती है और पति आपस में भाई होते हैं, कई बहुपति है ना। ऐसे ही खस, टोडा, कोटा लोगों में भी भ्रातक बहुपति प्रथा प्रचलित है। बहुपति प्रथा को हम मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों से जोड़ सकते हैं। टोडा, खस एवं कोटा आदि में पितृपक्षीय बहुपति प्रथा प्रचलित है। पितृपक्षीय जिसमें स्त्री विवाह के बाद या तो पतियों के सामूहिक निवास पर जाकर रहती है या बारी बारी से सभी पतियों के पास कुछ समय के लिए रहती है। जिस समय वह एक पति के साथ रहती है उस समय दूसरे पतियों को उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। ये जो बहुपति प्रथा, इसके प्रचलन के कई कारण रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता था कि कई समाजों में जीवन बड़ा संघर्षमय था। इस संघर्ष में स्त्रियां बाहर स्वरूप समझी जाती थी, अतः उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। इससे स्त्रियों की कमी और पुरुषों की अधिकता हो जाती है, तो जिससे भी ये होता है। दूसरा जो रीज़न है वो है कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें वहाँ खेती योग्य भूमि की कमी एवं अपर्याप्त कृषि के कारण जीवन यापन के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, अतः परिवार को चलाने के लिए सभी भाई मिलकर प्रयत्न करते हैं। स्वयं स्त्री भी चाहती है कि उसके एक से अधिक पति हो, जिससे उसकी व उसके बच्चों की सुरक्षा हो सके। एक और कारण यह है कि बहुपतित्व में प्रजनन दर कम होती है, अतः जनसंख्या को मर्यादित रखने की लालसा के कारण भी इस प्रथा का प्रचलन हुआ है। एक और जो कारण वो यह है कि कभी कभी संपत्ति के विभाजन को रोकने के लिए भी इस प्रथा का पालन किया जाता है, जिससे कि सभी भाइयों की संपत्ति सामूहिक ही बनी रहे। टोडा लोगों में स्त्री पुरुष के अनुपात का असंतुलन तो है ही,
साथ ही वे संपत्ति विभाजन से बचने के लिए बहुपतित्व का पालन करते हैं। अपने देश में खास एवं टोडा जनजाति में पाए जाने वाले बहुपतित्व विवाह प्रथा का संक्षिप्त उल्लेख कर लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे बहुपत्नी विवाह। खस है ना, वो देहरादून ज़िले में रहते हैं और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में रहते हैं। ये लोग अपने को पांडवों की संतान मानते हैं और भ्रातक बहुपति प्रथा का पालन करते हैं, यद्यपि सभी खस इस प्रथा का पालन नहीं करते। खस लोगों में सबसे बड़ा भाई ही विवाह करके स्त्री लाता है और शेष भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति हो जाते हैं। टोडा नीलगिरी पर्वत पर निवास करने वाली टोडा जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। सभी भाई एक स्त्री से विवाह करते हैं, यहाँ तक कि बाद में पैदा होने वाले भाई भी उस स्त्री के पति माने जाते हैं। अब है इसमें बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह का अर्थ है एक पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना। ये तो खैर आप लोगों ने देख लिया होगा। भारत में कई जनजातियों में ये प्रथा पाई जाती है, जैसे नागा, गोंड, बैगा, भील, टोडा और मध्य भारत की जनजातियों में। दक्षिण में नंबूद्री ब्राह्मणों में भी यह प्रथा प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा का एक रूप द्विपत्नी प्रथा भी है। इसमें एक पुरुष एक साथ दो स्त्रियों से विवाह करता है। बहुपत्नीत्व के कई कारण हैं, यानी कि एक आदमी दो या दो से अधिक महिलाओं से विवाह करता है, उसके कई कारण हैं। जैसे कि एक तो है पुत्र प्राप्ति की लालसा। एक स्त्री की यदि कोई संतान नहीं होती है तो फिर वो दूसरी से करता है ताकि पुत्र या पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ये ऐसा भी होता है कि किसी स्त्री की लड़की होती है तो लड़की की प्राप्ति के लिए दूसरे से शादी करते हैं। दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक कारण। पहाड़ी इलाकों में ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तीसरा है पत्नी सामाजिक प्रतिष्ठा की सूचक भी मानी जाती है। जैसे धनवान जमींदार लोग होते हैं ना, ये सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी एक से ज़्यादा स्त्रियों से शादी करते हैं। दूसरा है स्त्री पुरुषों के अनुपात में अंतर होने के कारण भी बहुपत्नी विवाह पाया जाता है, या फिर देवर विवाह भी इसका एक कारण है। अब जो आखिरी में है वो है समूह विवाह। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी, ऐसी उद्विकासवादियों की धारणा है। यह प्रथा ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में पाई जाती है, जहां एक कुल की सभी पुत्रियां दूसरे कुल की भावी पत्नियां समझी जाती है। वेस्टरमार्क का मत है कि ऐसे विवाह तिब्बत, भारत एवं लंका के बहुपति विवाह प्रथा वाले समाजों में पाए जाते हैं। थैंक यू।